रात के सन्नाटे में एक पुलिस स्टेशन की खिड़कियों से आती ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी और अंदर कागजों की सरसराहट, टेबल पर रखी कॉफी का धुआं और हवा में पसरी हुई बेचैनी थी। कड़ी नजर और भारी आवाज में इंस्पेक्टर वर्मा अपने जूनियर को डांट रहे थे। कब से कहा था तुमसे इस डबल मर्डर केस को जल्दी बंद करो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। इतने दिन हो गए, कोई प्रगति नहीं, कोई दिशा नहीं। राणा, मुझे लगता है ये केस तुमसे नहीं होगा। राणा सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सर, मैं कोशिश कर रहा था। कोशिश नहीं, नाकामी कर रहे थे तुम। अब ये केस मैं अपनी नई ऑफिसर को सौंप रहा हूं। कम से कम उसमें हिम्मत तो है सच तक पहुंचने की। दरवाजे की तरफ से तेज कदमों की आवाज आती है। एक आत्मविश्वासी महिला ऑफिसर नीट यूनिफॉर्म में अंदर आती है। ये है ऑफिसर रिद्धिमा सिंह। मे आई कम इन सर? आओ रिद्धिमा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। ये रहा डबल मर्डर केस फाइल। अब ये केस तुम्हारे हवाले है। मुझे उम्मीद है कि तुम वो कर दिखाओगी जो बाकी नहीं कर सके। रिद्धिमा फाइल उठाती है। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सर, इस केस को सॉल्व करने से पहले मुझे इसकी हर डिटेल चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी गवाह तक सब कुछ। मैं तब तक कोई कदम नहीं उठाऊंगी जब तक सच मेरे सामने ना हो। ठीक है, जाओ। हवलदार रजनी तुम्हें सब बताएगी। वो शुरू से इस केस पर है। केस से ज्यादा उस कहानी को जानती है जो इसके पीछे छिपी है। रिद्धिमा बाहर निकलती है। पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर 2 तस्वीरें लगी थी, एक लड़का एक लड़की, और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था ज्योति मेहरा और अर्जुन मल्होत्रा मिसिंग टर्न्ड मर्डर केस। रजनी रिद्धिमा को बताने लगती है। 2 चेहरे, एक प्यार और एक गुनाह। कहानी वहीं से शुरू होती है मैडम, जहाँ किसी ने किसी पर भरोसा किया था और वही भरोसा एक सौदा बन गया। कहते हैं कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहाँ एक मुलाकात पूरी दुनिया बदल देती है, और शायद यही किस्मत ज्योति की भी लिखी गई थी। सुबह के वक्त मल्होत्रा हाउस में ज्योति बालकनी में खड़ी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी। हाथ में कॉफी मग और आंखों में सपने थे। कभी कभी सोचती हूँ मम्मी होती तो जरूर कहती, बेटा अपने सपनों को सच करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कर दिखाऊंगी। नीचे चाचा और चाची गार्डन में अखबार पढ़ रहे थे। मुस्कुराते हुए ज्योति को देखते हैं। ज्योति बेटा, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाओ। जी चाची, बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है। ज्योति, तुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही या किसी का इंतजार है? नहीं यार, बस देख रही हूँ कौन सी अच्छी लगेगी। उसी वक्त एक लड़का अर्जुन सामने से आता है। उसकी नजरें ज्योति पर रुकती हैं। अचानक दोनों टकरा जाते हैं। बैग नीचे गिर जाता है। कुछ चीजें फैल जाती हैं। ओह सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती थी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वैसे आपने गिराया तो कुछ नहीं? थोड़ा दिल, पर वो शायद संभल जाएगा। दोनों मुस्कुराते हैं। अर्जुन पहली बार हल्का झिझकता है। फिर रात के वक्त ज्योति अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी और बाल खोलकर सोच में डूबी हुई थी। कौन था वो? इतना अजनबी फिर भी इतना अपना सा क्यों लगा? वो अपना फोन उठाती है, सोशल मीडिया खोलती है। नोटिफिकेशन में फ्रेंड रिक्वेस्ट अर्जुन मेहता। वो स्क्रीन को देखती है और कुछ पल सोचने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करती है। कभी कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल देता है, पर ज्योति को नहीं पता था कि उस क्लिक के साथ उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया है। नेक्स्ट डे अर्जुन और ज्योति फिर एक कैंटीन में मिल जाते हैं। ज्योति और अर्जुन की पहली लंबी बातचीत होती है। हंसी मजाक और बढ़ती नजदीकियां। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे आसपास हमेशा रोशनी रहती है। शायद इसलिए कि मैं अंधेरे में नहीं रहती। दोनों हंसते हैं। कभी कभी इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है और दिल अचानक किसी नाम को सुनकर तेज क्यों धड़कता है। शायद यही हाल उस वक्त ज्योति का था। ज्योति अपने घर में खिड़की के पास बैठी थी। बालों में हल्की हवा खेल रही थी। हाथ में कॉफी का कप था और नजरें कहीं दूर आसमान में खोई हुई थी। क्या अर्जुन भी मेरे बारे में इतना सोचता होगा? वो हल्की मुस्कान देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्यों बेटी, कहाँ खोई हुई हो? चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक है आजकल। नहीं चाची, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। हाय रे, अब मुझसे क्या छिपाना। मैं भी कभी तेरी उम्र की थी बेटी। मुझे पता है ये सब कब और कैसे होता है। चाची ठहाका मारकर हंसती है। ज्योति शर्म से नीचे देखती है। चाची आप भी ना बस चिढ़ाती रहती हैं। तो बता कौन है वो, नाम तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है चाची, बस पता नहीं क्यों वो अच्छा लगता है। लेकिन ये सब क्यों होता है चाची? क्यों कोई इतना प्यारा लगने लगता है?
क्योंकि बेटी यही तो उम्र होती है जब दिल बातें करने लगता है, और जब दिल किसी को चुन ले तो बाकी सब आवाजें धुंधली पड़ जाती है। मतलब ये प्यार है? ओह अच्छा, तो अब लड़की बड़ी हो गई है। ओ कम ऑन चाची, आप भी ना। दोनों हंस रही होती हैं। तभी चाचा अंदर आते हैं। क्या चल रहा है भाई, इतनी हंसी क्यों? ज्योति झट से मुस्कुराकर चाची की ओर देखती है और उंगली होठों पर रखकर श्श का इशारा करती है। कुछ नहीं जी, बस हमारी ज्योति की फैशन की बातें चल रही थी। अच्छा जी, फैशन या इमोशन? ज्योति झट से उठकर कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ चाचा, चाय पीने। वो चली जाती है। चाची हंसी नहीं रोक पाती। कभी कभी किसी अजनबी से बात करते करते इंसान वो सब कह देता है जो अपने सबसे करीब वालों से भी नहीं कह पाता। ज्योति भी अब उसी मोड़ पर थी। अगले दिन कैफे में ज्योति और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। हवा में हल्की मिठास थी और दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। तुम बहुत बोलती हो ज्योति, लेकिन अच्छा लगता है सुनना। अरे तो फिर सुनो, अब मेरी बायोग्राफी शुरू होती है। मैं तैयार हूँ, सुनाओ चलो। मेरे पापा लंदन में रहते हैं, बिजनेस संभालते हैं। माँ को मैंने जब बहुत छोटी थी तब खो दिया। यहाँ मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी लगता है घर बड़ा है, मैं अकेली हूँ। वो थोड़ी देर रुकती है, फिर मुस्कुरा कर बोली, लेकिन अब शायद अकेलापन कम लगने लगा है। क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी बातें सुनना चाहता है। हाँ शायद। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी, लेकिन निगाहें बहुत कुछ कहती हैं। तुम्हें पता है ज्योति, तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं देखा मैंने आज तक। तो अब हर दिन देख लेना, शायद ये मुस्कान तुम्हारी वजह से ही है। ज्योति अपने कमरे में फोन पर अर्जुन से बात कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका दरवाजा आधा खुला था और पीछे से चाचा देख रहे थे। ये आजकल बहुत खुश रहती है, किससे बात करती है रात रात भर? अगली सुबह। ज्योति बेटा, कल बहुत देर से सोई ना, कोई खास बात थी? नहीं चाचा, बस थोड़ा सा काम था कॉलेज का। अच्छा, कॉलेज या कोई और वजह? ज्योति मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके गालों का रंग सब बयां कर देता है। चाची सब समझ जाती हैं और बात बदल। अरे छोड़ो ना जी, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, अब थोड़ा हंसने खेलने दो। देखना पड़ेगा, कहीं खेलने में कोई धोखा ना छुपा हो। प्यार अपनी जगह सही था, पर शक हर सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां भरोसे और रहस्य के बीच एक पतली दीवार थी। रात का सन्नाटा मध्यम रोशनी में जैसे सांसें ले रहा था। ज्योति की आंखों में अब भी वही चमक थी, वो मुलाकात, वो बातें और वो मुस्कान जो दिल में उतर गई थी। आज फिर किस्मत ने जैसे उसे उसी से मिला दिया था, अर्जुन से। अगली सुबह जब ज्योति फिर से मॉल में घूम रही थी, तब वहाँ फिर से उसे अर्जुन नजर आ गया। ओह, आप फिर से? लगता है आप हर जगह मौजूद रहते हैं। या फिर यूं कह लो, किस्मत बार बार हमें मिलाने की कोशिश करती है। किस्मत? बड़ी फिल्मी बातें करते हो। और तुम बड़ी सच्ची लगती हो, जैसे हर बात दिल से कहती हो। दोनों साथ साथ मॉल में घूमते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। वक्त का पता ही नहीं चलता। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही हैं। ज्योति अपने घर वापस जाती है। घर का दरवाजा खुलता है। चाचा गुस्से में खड़े थे। ये क्या तरीका है ज्योति, कितनी बार कहा है इतनी देर से मत आया करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भाई साहब को क्या जवाब देता? ज्योति सिर झुका लेती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी चाची बीच में आती है। अरे रहने भी दीजिए जी, बच्ची है, कभी कभी देर हो ही जाती है। चाचा बड़बड़ाते हुए अंदर चले जाते हैं। ज्योति की आंख से आंसू बहने लगते हैं। ज्योति बिस्तर पर बैठी थी, उसकी गोद में मम्मी की फोटो थी। मम्मी, अगर आप होती ना तो शायद मुझसे कोई कुछ यूं नाराज नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब अर्जुन से बात करती हूँ तो लगता है जैसे आप ही मुझसे बात कर रही हैं, जैसे मुझे कोई अपना मिल गया हो। बाहर खड़ी चाची उसकी बातें सुन लेती हैं, चुपचाप कमरे में आती हैं। पगली, यूं दिल पर मत ले, चाचा का गुस्सा बस चिंता है तेरे लिए। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं। सच में चाची? हाँ, और सुन, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, किसी से मिलने जुलने का, ये बात चाचा को मत बताना। तू जानती है वो कितने गुस्से वाले हैं, पता नहीं उन्हें पता चले तो क्या कर बैठे। ज्योति बस चुप रह जाती है। उसकी आंखों में अर्जुन की तस्वीर थी और कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी। प्यार अब दिल में जगह बना चुका था, लेकिन इस प्यार की राह में कितने कांटे बिछे हैं, इसका अंदाजा न ज्योति को था न अर्जुन को। कहानी के अगले भाग के लिए कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहते हैं कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू होकर खून पर खत्म होती है। ज्योति और अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ मोहब्बत के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसका खुलासा
किसी की जान ले सकता था। माँ, अगर तुम होती ना तो ये सब आसान होता। चाचा की डांट बर्दाश्त हो जाती, पर जब वो गुस्सा करते हैं ना, दिल कांप जाता है। चाची दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती हैं, फिर अंदर आती हैं और ज्योति के सिर पर हाथ रखती हैं। ज्योति, तेरे चाचा का गुस्सा भी तेरे लिए ही है बेटा, पर तू जो कुछ कर रही है ध्यान रखना, अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं वो क्या कर जाए। ज्योति की आंखों में स्कूल टाइम की यादें तैरने लगती हैं, जब एक लड़का उसे परेशान कर रहा था और फिर उसका चाचा गुस्से में उस लड़के को पकड़कर पीटने जा रहे थे। ज्योति जानती थी उसके चाचा का गुस्सा किसी की जान ले सकता है, और अगर अब अर्जुन का नाम उनके कानों तक पहुंच गया तो शायद फिर से वही हादसा दोहराया जाएगा। ज्योति का मोबाइल बजता है। अर्जुन कॉल कर रहा था। हाय ज्योति, कैसी हो? कल मिलोगी मुझसे? हाँ, कल मिलते हैं अर्जुन, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। एक कॉफी शॉप में दोनों मिलते हैं। अर्जुन मुस्कुराता है, लेकिन ज्योति के चेहरे पर तनाव था। ज्योति, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अर्जुन, मेरे चाचा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो न जाने क्या कर देंगे। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, अब माहौल ठीक नहीं लगता, मैं चलती हूँ। ज्योति जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है। अर्जुन हल्की सी मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखता है और धीरे से बोलता है, बस काम होने ही वाला है। घर का मेन दरवाजा जोर से खुलता है। ज्योति घबराई हुई अंदर आती है। चाचा पहले से ही घर के आंगन में गुस्से से टहल रहे थे। कहाँ गई थी तू ज्योति? मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। ज्योति कांपते हुए बोलती है, वो चाचा, मैं बस थोड़ा टहलने गई थी, कुछ जरूरी काम था। मुझे पागल मत समझ, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। उस लड़के के साथ थी तू आज। कौन था वो? हाँ, पता नहीं चाचा, वो वही मिला था, मैं तो बस बात कर रही थी। चाचा खतरनाक आवाज में बोलते हैं, कोई बात नहीं, जो भी था अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, वो गया समझ। ज्योति को समझ आ गया था अब मामला सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि खून तक पहुंच सकता है। रात के समय ज्योति अपने कमरे में बैठी थी। वो कांपते हाथों से फोन उठाती है और अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन, चाचा को सब पता चल गया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मार देंगे। मुझसे अब नहीं होगा अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ज्योति डर मत, आज रात निकल चलते हैं यहाँ से, हमेशा के लिए। प्यार में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा है। सुबह जब चाचा को पता चलता है कि ज्योति घर से भाग गई है, वो दीवार पर हाथ मारता है, गुस्से से फुफकारते हुए बोलता है, भाग गई? अब मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उस लड़के को तो जिंदा जलाऊंगा। पुलिस स्टेशन में रिद्धिमा फाइल के पन्ने पलट रही थी। सामने हवलदार रजनी बैठी थी। तो रजनी, फिर क्या हुआ? मैडम, उस रात के 3 दिन बाद हमें शहर से दूर एक जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी। उसका चेहरा और शरीर भयंकर तरीके से जला हुआ था। पहचान नामुमकिन थी, लेकिन उसके साथ मिले सामान से पता चला कि वो ज्योति थी। रिद्धिमा चुप रह जाती है। एक मासूम लड़की जिसने बस प्यार किया था, अब वो एक केस फाइल बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये था, क्या उसे वाकई किसी ने जलाया था या कहानी कुछ और थी? कभी कभी सच उतना सरल नहीं होता जितना दिखता है। हर राज के पीछे एक और परत होती है और हर परत के नीचे एक नया शक उभरता है। मुझे उसके चाचा से दोबारा मिलना होगा, उसे बुलाओ जरा। रिद्धिमा चेयर पर बैठी थी। सामने चाचा को बिठाया जाता है। कमरे में लैंप की पीली रोशनी होती है। दीवार पर केस की फोटोज टंगी थी। हवलदार रजनी भी पास में बैठी हुई थी। आपने बताया था कि आप बच्ची की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवा कर गए थे, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर उसके मरने की वजह क्या हुई? हाँ मैडम, मैं उसे मारना तो चाहता था, पर यहाँ पकड़कर मारना मेरा इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि पुलिस को बता दूं तो वो उनको ढूंढ लेगी और मैं उनको गांव ले जाकर मार दूंगा, तब किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रिद्धिमा उसके चेहरे पर गंभीरता से देखती है। तो आपने किसी को बताया था कि आप उसे मारना चाहते हैं? किसी से मदद मांगी थी? रजनी नोटबुक पलटती है। रिद्धिमा के तलवे में शक की आग जलती है। रिद्धिमा चाचा को जाने को कहती है। फिर रजनी सामने एक फाइल रखकर रिद्धिमा को कुछ बताती है।
मैडम, मैंने तो शिकायत दर्ज की थी कि बेटी घर से निकली और नहीं लौटी। चाचा ने कहा था कि वो किसी लड़के के साथ थी, पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी ताकि पुलिस ढूंढ ले। इसका मतलब ये नहीं कि चाचा ने खुद कुछ नहीं करवाया होगा, पर मोटिव साफ दिखता है। अगर लड़की चली गई तो प्रॉपर्टी का मालिक उसका चाचा होगा, मतलब चाचा को उसके जाने का फायदा तो है ही। मैडम, ये भी हो सकता है कि चाचा ने किसी को हायर किया हो और फिर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया हो। हाँ, ये भी संभव है, पर एक बात बताओ, उस रात अर्जुन के फोन पर मैसेज आया था, काम हो गया, वो नंबर मिल पाया क्या? नहीं मैडम, वो नंबर नहीं था, वो कोई ऐप के जरिए भेजा गया संदेश था, ट्रैक नहीं हो सकता। रिद्धिमा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और अर्जुन के बारे में तुमने क्या पता लगाया? वो असल में कहाँ का था? पास के ही जिले का रहने वाला निकला है, पर उसकी माँ ने भी कुछ नहीं बताया। वो कई दिनों से घर नहीं लौटा था। दरवाजा अचानक खुलता है। इंस्पेक्टर राणा अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर आधी मुस्कान, पर आंखों में कुछ और ही दिखता है। ढूंढो मैडम ढूंढो, कहीं कुछ हाथ लगे तो मुझे भी बताना। फिर इंस्पेक्टर राणा वहाँ से वापस चल देते हैं और जाते हुए रिद्धिमा और रजनी को एक एक नजर से टटोलते हैं। फिर बिना और कुछ कहे हल्का सा मुस्कुराकर निकल जाते हैं। वो अजीब मुस्कान क्यों थी उसकी? कुछ तो है रजनी, इंस्पेक्टर राणा ने अब तक इस मामले को संभाला है, वो जरूर कुछ तो जानता है। चलो हम तुरंत अर्जुन के आखिरी लोकेशन की सीसीटीवी, उसके बैंक और पासवर्ड ट्रेस की जांच करवाते हैं। हम ये केस सिर्फ तभी सुलझा पाएंगे जब हर छोटी से छोटी डिटेल हमारे हाथ में होगी। मैसेज का स्रोत, अर्जुन की आखिरी गतिविधि और चाचा की हर छोटी सी हरकत, कोई भी बात हल्की नहीं है। सच्चाई अक्सर सबसे नजदीकी लोगों की हिम्मत के पीछे होती है, और जब अधिकारी खुद शक के घेरे में आ जाए तो हर कदम पर सावधानी जरूरी होती है। रिद्धिमा और रजनी खामोशी से कॉरिडोर के कोने में खड़ी थी। राणा की अजीब सी हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी। रिद्धिमा रजनी की ओर झुककर कान में कुछ बोलती है। रजनी, राणा की उस मुस्कान से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम आज शाम तक उस नंबर की सारी कॉल डिटेल और ऐप लॉगिन निकाल कर ला देना, और किसी से कुछ रजनी सिर हिलाकर सहमति देती है और चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी लौटकर आती है। रजनी हाथ में कागजों की मोटी फाइल लिए आती है। धीरे धीरे रिद्धिमा के पास बैठती है और दस्तावेज सामने रख देती है। मैडम, आपने सही कहा था। ये देखिए, इस नंबर की कॉल डिटेल। एफआईआर फाइल होने से पहले इसकी कितनी कॉल थी, पर एफआईआर होने के बाद एक भी कॉल नहीं। रिद्धिमा फाइलें ध्यान से देखती है। ठीक है, ये हमारा पहला सुराग बनेगा। किसी ने केस दर्ज होने पर ही नेटवर्क बदल लिया होगा या ऐप बेस्ड मैसेजिंग से काम किया हो। ये ट्रैक करके हम किसी तक पहुंच सकते हैं। रजनी कुछ कहने ही वाली थी कि रिद्धिमा झट से उठकर जाने की तैयारी करती है। रिद्धिमा घर आती है। घर में अकेली फाइलों की हल्की गंध। वो चाय बनाती है, फिर मेज पर फाइल फैलाकर बैठ जाती है। दिमाग में केस की तस्वीरें घूमती हैं। कभी कभी खामोशी भी सवालों से भरी होती है, और हर सवाल एक और तह में उतरता है। रिद्धिमा अब हर नासमझ पंक्ति की भी वजह खोजने को तैयार थी। वहीं अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर कोई डिफॉल्ट नंबर नहीं, बल्कि ऐप नोटिफिकेशन दिखती है। वो संदेश को खोलती है। रिद्धिमा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो संदेश उसी अनट्रेसेबल ऐप से भेजा गया था। कोई नंबर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। ये कौन? कैसे किसी को इस तरह पता चल रहा है कि केस पर कौन काम कर रहा है? उसकी उंगलियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर चलती हैं। लॉगिन ट्रेस, सर्वर एक्सेस, कौन कौन से थाने के सिस्टम में लॉगिन हुआ, सब चेक करती है। उसका मन यही कहता है, या तो अंदर का आदमी है या कोई स्टाफ जो जानकारियां बाहर भेज रहा है। ठीक है, पता नहीं कौन है, पर मैं खुद ही इसका पता लगा कर रहूंगी। राणा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहीं बेड के पास में एक मॉडर्न कपड़ों में लड़की खड़ी थी। राणा, तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, पर याद रखना, जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए। चिंता मत करो, केस रिद्धिमा के पास आ गया तो क्या हुआ, विभाग तो मेरे पास से ही चलेगा। सब कुछ मेरे नेटवर्क के जरिए नियंत्रित रहेगा। लड़की उसके गाल पर हल्का हाथ फिराती है। यू आर सो स्वीट राणा, अब मैं चलती हूँ। वो वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकलती है। राणा चेहरे पर आधी मुस्कान लिए बिस्तर पर पलटता है। उसकी मुस्कान में कुछ साजिश की झलक थी। खतरे की हवा अब और गहरी हो चुकी थी, और रिद्धिमा जान चुकी थी कि ये केस सिर्फ बाहर वालों का खेल नहीं, ये कुछ अंदर के हाथों द्वारा खींचा गया नक्शा भी हो सकता है। इस कहानी के अगले भाग को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी सैयारा तू तो बदला नहीं है के साथ। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताना
कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ ज्योति के साथ और किसने किया होगा? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उस रात रिद्धिमा का मोबाइल वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक मैसेज झिलमिलाता है। रिद्धिमा चौंक जाती है। वो स्क्रीन को घूरती है, फिर खुद से बुदबुदाती है, ये वही नंबर है जो ज्योति के केस से जुड़ा था। कोई अंदर का आदमी लीक कर रहा है सारी जानकारी। और दूसरी तरफ एक अनजान लड़की राणा के पास से जाती हुई नजर आती है। अब आगे। चाचा पुलिस स्टेशन से घर जा चुका था, जहां वो अभी भी सोच में बैठा था कि ज्योति के साथ क्या हुआ और किसने किया। तभी उसकी पत्नी अंदर आती है और कुर्सी पर बैठे अपने पति से बोलती है, तुमको आज फिर बुलाया था क्या? क्या हुआ? कुछ नया बुझा? वही पुरानी बातें पूछ रहे थे कि मैं कुछ जानता हूँ या नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि उसके साथ हुआ क्या था और किसने किया था। उधर पुलिस स्टेशन में रिद्धिमा भी फाइलों के ढेर में खोई हुई थी। उसी वक्त राणा कमरे में आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो शायद रिद्धिमा के लिए एक जलन भी थी। राणा उसके पास आया और अजीब लहजे में रिद्धिमा से बोला, क्या हुआ मैडम, कुछ सुराग मिला या नहीं? तुम उसकी फिक्र मत करो, जल्द ही मिलने वाला है। राणा ठहाका मारता है और बाहर चला जाता है। लेकिन ये हंसी बस रिद्धिमा की अब तक की नाकामी की वजह थी। ज्योति के घर चाची के कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। पर्दे के पीछे किसी आदमी की परछाई दिखती है। चाची घबरा जाती है, लेकिन फिर उस परछाई को पहचान लेती है और बोलती है, तू यहाँ क्यों आया? अब तेरा काम तो खत्म हो गया था ना? मैंने मना किया था ना मुझसे अब मत मिलना। तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन मेरा काम तो अभी बाकी है ना। मेरे पैसे का क्या हुआ? तुमने जो वादा किया था वो पैसे कब दोगी? पैसे मिलते ही दे दूंगी, अब जा यहाँ से। लड़का पर्दे के पीछे से निकलकर चल देता है। जाते हुए हल्की रोशनी में उसकी परछाई भी जाती हुई नजर आती है। पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा, कब तक पैसा मेरे पास आएगा? क्या उस फोन नंबर से पूछ लूं? नहीं, कहीं पुलिस ने मेरा नंबर ट्रैकिंग पर लगा दिया हो तो? चाची के चेहरे पे एक अजीब चिंता दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उसे फिर से हल्की सी मुस्कान में छिपा लेती है। रात के वक्त रिद्धिमा जब सो रही थी, तब अचानक उसे एक आवाज आती है। उसकी खिड़की का शीशा टूटता है। वो उसकी आवाज सुनकर घबरा उठती है और फर्श की तरफ देखती है तो वहां फर्श पर किसी चीज पर लिपटा हुआ एक कागज पड़ा नजर आता है। रिद्धिमा उसे धीरे से उठाती है और खोलती है। उसमें लिखा था, मैडम, सब कुछ तुम्हारी आंखों के आगे होता रहेगा, लेकिन तुम देख नहीं पाओगी। वहां अंधेरे में एक आदमी भी खड़ा नजर आता है। लाइट केवल उसके पैर ही दिखा पा रही थी। उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। वो गुस्से में बोला, सुन ले लड़की, अब जिंदा रहने का तेरे लिए कोई फायदा नहीं है। तेरा आशिक तुझे हमें बेचकर जा चुका है। अब तू वही करेगी जो हम कहेंगे, समझी? ज्योति खुद के हाथों को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगा मैं मान लूंगी? तुम जल्लाद हो, तुमको प्यार के बारे में क्या पता? हाँ, ज्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि प्यार को अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, जैसे तुम्हारे उस यार ने किया है। मेरा अर्जुन, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ लाए हो। जरूर तुमने अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसे ही किया होगा, लेकिन मुझे भरोसा है अर्जुन आएगा, वो मुझे बचाने आएगा। अब वो आदमी बंधी हुई ज्योति की तरफ आगे बढ़ता है। उसके बढ़ते हुए कदमों की टाप की आवाज ज्योति को बहुत डरा रही थी। वो फिर ज्योति के सामने आकर खड़ा हुआ और अपने एक हाथ से उसके गालों को नोचते हुए बोला, तुझे उम्मीद है, अच्छी बात है, लेकिन सभी उम्मीद पूरी नहीं होती। मेरी बात मान ले, या तुझे कई दिन यहाँ पर ऐसे ही बंद कर रहना है। वो फिर ज्योति के गाल छोड़ देता है। ज्योति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यार, तेरी वजह से मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। तूने वो लड़की मेरे रास्ते से हटा दी जो मेरी तरक्की की सबसे बड़ी अड़चन बन रही थी। बस कुछ दिन की बात है और मैं और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अर्जुन उसके सामने बस सिर झुकाए खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। बता ना यार, जब तूने उसे जलाया वो कैसे जल रही थी, कैसे चिल्ला रही थी, उसने तड़पते हुए क्या कहा, सब बता ना मुझे जानना है सब कुछ। उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे की रंगत बदल सी गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो खुद पर कंट्रोल खोते हुए गुस्से में बोल पड़ा, बस बहुत हुआ, अब और कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर अर्जुन ने अपनी जेब में रखी पिस्टल निकाल दी और उसे उस लड़के के सामने तान दिया। ये क्या कर रहा है बे? पागल हो गया है क्या? चल बंदूक नीचे कर, मजाक मत कर। ये मजाक नहीं है, जो तू देख रहा है वो सच है। मैं सब कुछ जान चुका हूं उस लड़की के बारे में।
और मुझे अब समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मुझे बता कि ज्योति कहाँ है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तूने ही तो उसे जलाया है। सच क्या है ये तू भी जानता है और मैं भी। तो बिना देर किए हुए मुझे बता दे कि ज्योति कहाँ है। भले ही तू सच जान गया हो, लेकिन ये नहीं जान पाएगा कि ज्योति कहाँ है, और मैं बताऊंगा भी नहीं। अर्जुन अब बिना कुछ बोले गोली चला देता है। गोली लड़के का माथा चीरते हुए पीछे निकल जाती है और वो वहीं पीछे की ओर गिर पड़ता है। अर्जुन पिस्टल अंदर रखता है और उस जगह से चला जाता है। कभी कभी सच के लिए खून भी जरूरी हो जाता है, पर उस खून के बाद क्या बचेगा, सच्चाई या और भी बड़े राज। रिद्धिमा ऑफिस में बैठी थी। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी। मैडम, एक और मर्डर हुआ है उसी ऑफिस में जहाँ कल फायरिंग हुई थी। कौन मारा गया? वो ज्योति का चचेरा भाई। क्या मतलब उसी परिवार का एक और शख्स? वो कुर्सी से उठती है, दीवार पर लगी तस्वीरों को देखती है, एक एक चेहरे को जोड़ते हुए बोली, मतलब साफ है ये खेल उसी परिवार के अंदर चल रहा है, या फिर चाचा नहीं, उसका बेटा सब कुछ करवा रहा है। पर अगर अर्जुन और ज्योति दोनों मर चुके हैं तो फिर इस बार गोली किसने चलाई? रजनी, ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज और फोटो सब निकालो, सच वहीं छिपा है। उधर चाचा के घर में सब खामोश था। दीवार पर बेटे की फोटो लगी थी और उसके चारों तरफ अगरबत्तियों का धुआं उठ रहा था। किसने मारा मेरे बेटे को? आखिर ये सब किसने किया? वो दीवार की तरफ देखकर बड़बड़ाती है, अगर उसने ही किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुर्सी से बंधी हुई ज्योति एक बार फिर नजर आती है। उसकी आंखें खुलती हैं। हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे धीरे कुर्सी को गुस्से से हिलाती है। वो रस्सी से छूटना चाह रही थी, लेकिन फिर वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है। उसे कुछ दूरी पर रखा एक धारदार चाकू दिखाई देता है। वो पूरे जोर से कुर्सी को घसीटती है और बंधे हुए हाथों से ही चाकू उठा लेती है और आखिर वो रस्सी काट लेती है और आजाद हो जाती है। वो धीरे से दरवाजे के पास जाती है। वहां खड़ा आदमी जैसे ही अंदर झांकता है, ज्योति उसके सिर पर वार करती है। आदमी गिर जाता है। ज्योति उसकी जेब से फोन निकालती है और कांपते हाथों से नंबर डायल करती है। हेलो अर्जुन। ज्योति, तुम कहाँ हो? तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन पास में एक बड़ी सी फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग है। रुको, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। कॉल कटते ही पीछे से कदमों की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ती है और वही आदमी फिर से ज्योति को पकड़ लेता है। भागने की कोशिश फिर से? वो ज्योति को बालों से पकड़कर अंदर फेंक देता है। रिद्धिमा फुटेज पर झुकी हुई थी। रजनी उसके पास खड़ी थी। वीडियो में एक चेहरा दिखता है। वो धुंधला सा नजर आ रहा था, लेकिन पहचानने लायक था। ये देखिए, शायद यही है वो जिसने गोली चलाई। रुको, ये तो। वो स्क्रीन के पास जाकर फ्रेम रोकती है। अर्जुन, इसका मतलब अर्जुन जिंदा है और उसी ने ज्योति के भाई को मारा। रिद्धिमा की आंखों में अब सवाल हैं, लेकिन क्यों? अर्जुन ने ज्योति के भाई को क्यों मारा? सच सामने आने लगा है, लेकिन अब सवाल ये है कि अर्जुन जिंदा है या ये किसी और की चाल है? क्या ज्योति सच में जिंदा है या ये सब किसी बड़े खेल की शुरुआत है? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में सच्चाई सिर्फ सामने ही नहीं आएगी, बल्कि किसी की जान भी ले जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिद्धिमा अपने ऑफिस में फाइलों को हाथ में लिए खड़ी थी, गुस्से से भरी हुई थी। तभी रजनी वहां आती है। मैम, हमें अर्जुन की लोकेशन मिल गई है। सिग्नल पुराने गोदाम के पास से ट्रेस हुआ। पुराना गोदाम? मतलब वहीं जहाँ ज्योति को आखिरी बार देखा गया था। क्या करे मैम? टीम तैयार करो, इस बार वो नहीं बचेगा, चाहे वो दोषी हो या मासूम। सच अब सामने आएगा। उस पुरानी इमारत के अंदर हल्की लाइटें टिमटिमा रही थी। अर्जुन बाइक से उतरता है, चेहरा पसीने से भरा हुआ था। ज्योति, बस एक बार तुझे ढूंढ लूं, फिर सब खत्म कर दूंगा ये खेल। वो सावधानी से अंदर घुसता है। अंदर पुराने मशीनों की खटपट की आवाज आ रही थी और कोनों में धुआं फैला हुआ था। ज्योति अब दीवार से बंधी थी। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था, जिसकी शक्ल अब भी अंधेरे में छिपी हुई थी। कहा था ना, भागने की कोशिश मत करना, यहाँ कोई नहीं आने वाला। किसी को तेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तुम नहीं जानते, अर्जुन मुझे बचाने जरूर आएगा। वो आएगा तो जिंदा नहीं जा पाएगा। अर्जुन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, हाथ में वही पिस्टल लिए हुए। ज्योति! ज्योति उसे देखकर चीखती है, अर्जुन, तुम आ गए अर्जुन! वहाँ खड़ा नकाबपोश आदमी अर्जुन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन अर्जुन बच जाता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है।
दोनों में भयंकर झगड़ा होता है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन उसके चेहरे से नकाब हटाता है और सन्न रह जाता है। तू तो हाँ, मैंने किया सब, क्योंकि मैं इसको खत्म करके सब कुछ पाना चाहता था। मतलब तू भी अपने बेटे के साथ मिला हुआ था? हाँ, लेकिन तूने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया और मेरे बेटे को मार दिया। मुझसे गलती हो गई जो ज्योति को किडनैप करके रखा ताकि लोगों को लगे कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, लेकिन मैं गलत था। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और चेहरा दिखता है। वो ज्योति का चाचा था। वो कमर से पिस्टल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उस पर गोली चला देता है। रिद्धिमा अपनी टीम के साथ बाहर पहुंच चुकी थी। मैम, अंदर से फायरिंग हुई है। चलो अंदर। वो दौड़ते हुए अंदर पहुंचती है। ज्योति रोती हुई अर्जुन के पास बैठी थी और जमीन पर चाचा की लाश पड़ी थी। हथियार नीचे रखो अर्जुन, अब कहानी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कहानी तो खत्म हो चुकी है मैडम, अब बस सच बाकी है। अर्जुन, तुमने चाचा के लड़के को मार दिया, बताओ क्यों, किसने कहा था? और सबसे जरूरी, ज्योति के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या रोल था? मैं अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब बता देता हूँ। मुझे विशाल ने बताया कि मैं ज्योति को उसके रास्ते से हटा दूं। तब हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि मैं ज्योति को अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगा और फिर उसे मार दूंगा। और मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। लेकिन मैं ज्योति को अब सच में प्यार करने लगा था। कोई अपने प्यार को कैसे मरने देगा? इसीलिए मैंने एक तरकीब बनाई। तुम्हारे इरादे जैसे भी रहे हों, कानून के नजरिए से तुम दोषी हो। अर्जुन, कानून में इरादे और परिणाम दोनों मायने रखते हैं, पर अब सिर्फ कबूल करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए। किसका आदेश था? किसने फोन किया? क्या इसमें कोई और भी शामिल था? क्या तुमको कानून का जरा सा भी डर नहीं था? कौन से कानून की बातें कर रही हो मैडम? अब आगे भी सुनो। उस दिन जब मैं कमरे पर गया तब मेरे पास ज्योति की चाची का कॉल आया। वो मुझसे बोली, वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तू तो इनाम का हकदार है। आजा, तुझे तेरा इनाम दे देती हूँ। और सुन, मेरी बताई हुई जगह पर आना। मैंने सोचा शायद ज्योति उसकी चाची के कब्जे में ही है, तो मैं इसीलिए उस जगह चला गया। और वहां मैंने देखा इंस्पेक्टर राणा उस कमरे में ही मौजूद था। उसने मुझसे कहा, ओ बेबी, राणा छोड़ो, बच्चे को जाने दो। और अर्जुन, मैंने तुझे बस ये कहने के लिए बुलाया है कि तू अब विशाल से दूर चला जाएगा, ताकि उस पर अब किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। बाकी सब मेरी जान राणा संभाल लेंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों हंसने लगे। उस समय मुझे समझ में आ गया था पुलिस भी इस खेल में मिली हुई है। मैंने उनको उसी हाल में वहीं छोड़ दिया और चला गया। तो अब समझ आया क्यों राणा इस केस को सुलझा नहीं पाया। अब बाकी बातें तो चाची ही बताएंगी। उसे उठा कर लाओ। रिद्धिमा गहरी सांस लेती है और एक पल के लिए खामोश रहती है। उसकी सोच में अब चीजें साफ होने लगी हैं। चाची को हिरासत में लिया जाता है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सबूत आपके खिलाफ है। बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल लॉग और सीसीटीवी। अब सच कहिए, आपने क्या किया? किसने आपके साथ मिलकर ये खेल रचा? चाची कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बैठकर सिर झुकाती है। ठीक है, मैं सब बताती हूँ। हमारा प्लान था कि ज्योति को डराया जाएगा। हम चाहते थे कि वो घर छोड़ दे और संपत्ति हमारे हिस्से आए, पर बात कहीं और पहुंच गई। जब हमारे लोगों ने अर्जुन का पीछा किया तो बताया कि वो ज्योति को कमरे में बंद करके चला गया था। फिर हमने फैसला किया कि हम उसे उठा लेंगे और बोला कि अर्जुन ने उसे बेच दिया है। ज्योति की आंखों में तेज दर्द उभरता है। वो चुप रहती है। फिर मेरा मन, मेरे अंदर लालच जाग उठा। मैंने ज्योति को सच में बेचना चाहा और एक दलाल से बात की। उसने ज्योति का फोटो देखकर कहा कि उसका अच्छा दाम मिलेगा। मुझे लगा कि ये रास्ता आसान है, पर फिर सब बिगड़ गया। रिद्धिमा का चेहरा कठोर होता है, पर आवाज में सवाल थे। और राणा, उसने सब में क्या रोल निभाया? राणा को मैंने सब बताया। उसने कहा कि वो मामले को दबा देगा, पर उसकी भी कीमत थी। उसने मुझसे कहा कि एक रात उसके साथ बिताऊं और वो सब कुछ संभाल लेगा। मैं डर गई, पर मुंह बंद रखने की कीमत में मैंने हाँ कर दी। और उसी रात मैंने अर्जुन को बुलाया ताकि वो पुलिस से कुछ न बोले। जब सब सेट हो गया, मैंने अपने पति को बताया। उसने भी हामी भरी। कमरा खामोश था और सब रजनी नोट कर रही थी। हमने जो प्लान बनाया था, हम नहीं सोच सकते थे कि आग फैल जाएगी। मुझे अफसोस है, मुझे अपने पाप का एहसास है। रिद्धिमा धीरे धीरे आगे चाची के करीब आती है और उससे बोलती है, तुम्हें कौन सा नाम दूं?
चाची, लेकिन तुम तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। अपनी बेटी जैसी लड़की को तुम बेचने निकली थी। तुम्हारी हरकतों ने एक मासूम की जिंदगी खराब कर दी। ये वही परिवार है जो दिखाता था प्यार और अपनापन, पर भीतर से ऐसे षड्यंत्रों से भरा हुआ था। तुम्हें क्या पता चाची, मैंने तुम्हें हर दिन माँ की तरह माना था। तुमने मुझे बेचा, तुम्हारे हाथों मुझे सौंपा गया, और फिर तुम्हारा लालच ही मेरी जिंदगी खराब करने चला था। जो भी तुमने किया, मुझे उसने गहरी चोट दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिद्धिमा पलटकर अर्जुन की तरफ देखती है, जो अभी भी सामने ही बैठा था। आंखों में पश्चाताप और थकान थी। अर्जुन, तुम्हारी कबूलियत ने बहुत कुछ साफ किया, पर तुमने भी अपराधियों के साथ काम किया है। किसी भी कानून के मुताबिक ये अपराध है। मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगी, पर इसके लिए तुमको पूरा साथ देना होगा। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी होगी और उन सभी का नाम बताना होगा जो इस जाल के पीछे थे, चाहे वो चाची हो, राणा हो या कोई। मैडम, मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ज्योति को इंसाफ मिले और उन्हें सच का सामना करना पड़े। ठीक है, तुम हमारी गवाही दोगे। मैं तुम्हारे बयान के आधार पर प्रोसिक्यूशन की मदद करूंगी, ताकि सजा का निर्धारण हो सके। पर अदालत तय करेगी कि तुम्हारे अपराधों की सजा कहाँ तक कम की जाए। कानून धीमा चलता है, पर चलता है। गवाहियां, सबूत और कबूलनामों ने कई चेहरे उजागर कर दिए। कोर्ट ने अर्जुन को दोषी पाया, पर उसकी सहयोगी भूमिका और सहयोग के कारण सजा कुछ कम हुई। चाची और राणा समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी चला। फिर कुछ सालों बाद जेल के बाहर प्रहसन का दिन था। अर्जुन साफ सुथरा पर थका हुआ बाहर आता है। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। अप्रैल की हल्की धूप में ज्योति कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक तरह की शांति थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे आता है। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी छा जाती है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। ज्योति, मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया उसके लिए मैं हमेशा पछताता रहूंगा। मैं आज भी वही हूँ जो हमेशा से था, पर मैंने वो सबसे बुरा किया। ज्योति की आंखें नम हो गईं। वो उसकी तरफ बढ़ती है और बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेती है। तू वही है अर्जुन, है सच में। सैयारा, तू तो बदला नहीं है। कभी कभी सच मुश्किल, दर्दनाक और कच्चा होता है, पर वो बाहर आ ही जाता है। इंसाफ की राह लंबी होती है, और उस राह में कई बार लोग टूटते हैं, पाप चुकाते हैं, और कुछ जिंदगी के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद पाते हैं। सैयारा, तू तो बदला नहीं है एक ऐसी कहानी थी जो प्यार, धोखे और इंसाफ के बीच चलकर खत्म हुई, पर उस खत्म में भी एक नई शुरुआत की चुभन थी।